Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. And I literally hope that you are enjoying this chapter of periodic table. As being chemistry teacher, I find it quite interesting. Today we are going to discuss periodicity of properties. And specifically, हम लोग दो properties को discuss करेंगे, atomic size and shielding effect. But question raises in our mind that what is periodicity? Before going to definition, let me explain in simple words. Periodicity बेटा कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो कि एक इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हों, चाहे वो इंक्रीज हो रही हों, चाहे वो डिक्रीज हो रही हों, बट वो कॉन्टीन्यूसली एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हों. ठीक है, जैसे रिसेंट डेज में आप गोल्ड की प्राइसेस देखें, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है. एक ग्रेजुअल अगर आप उसका ग्राफ बनाए ना तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे डॉलर की प्राइस है. सो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही होती हैं या कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज हो रही होती हैं बट एक पीरियोडिक मैनर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं. ये डिपेंड कर रहा होता है कंडीशंस पे. ओके, बट जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे पास यही पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं और इसके अंदर जो पीरियड्स हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ने एज इट इज रहना है अनटिल अनलेस कोई इससे भी बेहतर पीरियोडिक टेबल ना आए, तब तक यही पीरियोडिक टेबल फॉलो होगा. और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज और जो पीरियोडिक मैनर्स हमने स्टडी कर लिए हैं वो एज इट इज रहेंगे. ठीक है, सो नाउ हम डिफाइन करते हैं इसको. व्हाट इज पीरियोडिसिटी? Periodicity refers to trend or recurring variations in elements property with increasing atomic number. ठीक है, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी और कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी, इन सारी चीजों को हमने स्टडी करना है वन बाय वन. Periodicity is caused by regular and predictable variations in elements atomic structure. Obviously बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर वेरी करेगा तो प्रॉपर्टीज भी वेरी करेंगी. ठीक है, तो आपने देखा प्रीवियस लेसन में कि पीरियड और ग्रुप नंबर जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि आपके एलिमेंट के अंदर शेल्स कितने हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर वेरी करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे या स्ट्रक्चर वेरी करेगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती जाएंगी. अब हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो पीरियोडिक मैनर में चेंज होती हैं. वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. एंड कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं? आप देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे होते हैं. जैसा कि आपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि फर्स्ट पीरियड के अंदर एक शेल होता है, सेकेंड पीरियड के अंदर 2 शेल्स होते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर 3 शेल्स होते हैं, फोर्थ पीरियड के अंदर 4 शेल्स होते हैं. ठीक है, तो दिस इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी. ये एक प्रॉपर्टी जो है एक पीरियोडिक मैनर में एक ग्रेजुअल वे में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है. अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होगी, अगर हम ऊपर की तरफ आएंगे तो वो नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज हो रहे हैं. इसी तरह एक शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक रेडियस है, एनायनाइजेशन एनर्जीज है. ये आप डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? The charge in the nucleus or the number of protons. अब ये एक प्रॉपर्टी है एक एलिमेंट की. हम इसको सबसे पहले एक ये जनरल प्रॉपर्टी है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, क्या ये इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं. तो चाहे वो हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं चाहे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं. अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है. Before moving to its trend,
Let's have a look at its definition. What is nuclear charge? This is simply number of protons. And what are number of protons? Obviously atomic number. सिंपल वर्ड्स में बेटा जब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे होते हैं? एटॉमिक नंबर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखें कि जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे होते हैं, जब आप एक पीरियड में मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप सेकेंड पीरियड को देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड सो ऑन। सारे एलिमेंट्स आपने जो फर्स्ट 20 याद किए ना, आप उन्हीं को एग्जांपल के तौर पे देखा करें, ठीक है। तो आप बेरिलियम को देखें, उसके अंदर 3 प्रोटॉन्स होते हैं। लिथियम का देखें तो 4, बोरोन का देखें 5 एंड इसी तरीके से आप अलोंग द पीरियड मूव करते जाएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जब आप मूव, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अभी हम सिर्फ एस एंड पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। आपको पता है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब हम एक पीरियड में मूव करेंगे ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। जैसे कि आपने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रुप नंबर से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे जैसे आपका ग्रुप नंबर इंक्रीज होगा, ग्रुप नंबर 1 के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रुप नंबर 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से आप ग्रुप में पीरियड में मूव करेंगे तो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल आ रही है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड आर्गोन, ये हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखें 3s1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन सोडियम आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम में 2 प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिलिकॉन में 4 एंड आर्गोन में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज शोइंग कि आप एक ग्रुप में मूव करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का दूसरा नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल एक आपके पास ये ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है कि बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। तो आप देखें कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था कि आप एक ग्रुप में, आपका जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब एक ही ग्रुप होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, ठीक है। ये सेकेंड ग्रुप की बात हो रही है तो सेकेंड ग्रुप के अंदर 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि आप पीरियड में मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, लेकिन जब आप एक ही ग्रुप की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, तब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। और यही रीजन होती है कि एक ग्रुप जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है ना, इसीलिए एक ग्रुप के अगर सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है। अब ये सबके 2 नहीं होते, थर्ड ग्रुप के 3 होंगे, फोर्थ के 4 एंड 5 के 5 एंड 6 के 6 एंड सो ऑन। सेकेंड ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये सारे एलिमेंट्स यही 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं, या इन्हीं के साथ ही उन्होंने रिएक्शन करना है ना। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है।
अभी तक आपने दो प्रॉपर्टीज की बात की, न्यूक्लियर चार्ज की एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं एवरेज मास की बात करते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था ना, हम उसी मास की बात कर रहे हैं जो एक एवरेज मास होता है, और जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास और परसेंटेज ऑफ अबंडेंस को हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, और इस तरीके से हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेते हैं। अक्रॉस द पीरियड जो है एटॉमिक मास इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप भी ये इंक्रीज होता है। जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोजन से अगर हम आगे शुरू करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप चाहे पीरियड में मूव करें चाहे ग्रुप में मूव करें, तो हर अगला एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक मास पहले वाले से ज्यादा होगा, एंड दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन है तो उसका 1 एटॉमिक मास है, सेकंड जो है हीलियम है तो उसका 2 एटॉमिक मास है, थर्ड जो है बेरिलियम है तो उसको 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एटॉमिक मास की कौन सी हमें पीरियोडिक नेचर नजर आई कि पीरियड में भी ये इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप या फिर ग्रुप के अंदर भी ये इंक्रीज होता है। रिमेंबर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस लाइक टेरिलियम एंड आयोडीन। Obviously chemistry is name of exceptions, so there can exceptions to any trend. अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के मेन जो है और इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एंड दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट के पहले हम इसकी डेफिनेशन और सारी इनसाइट की तरफ जाने से पहले इसके नेम से आपको क्या आइडिया हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जैसे आप एक शील्ड नहीं यूज करते, आजकल आप लोग पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, या फिर आप अर्तगल देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप एक शील्ड, वहां पे जब भी लड़ाई होती है या कोई भी हमला करने वाला होता है तो उसमें एक शील्ड यूज होती है, और उस शील्ड का काम क्या होता है, बाहर से आने वाली फोर्स को रोकना। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी एक इसी किस्म का इफेक्ट है, और ये भी क्या होता है, रिडक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे शील्ड जो है इन ड्रामों में या इन गेम्स में बाहर से होने वाले अटैक को रोकता है ना, तो यहाँ पे भी उसी शील्डिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की। अब जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना, उसको जो रोकेगा, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये देखें, अब आप इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है जिसको आपने ब्लैक कलर से शो किया, रेड जो है वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंड येलो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शील्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटे, होता क्या है कि जब आप बात करते हैं, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी ना, वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा पड़ रही होगी, लेकिन जो बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तब जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा पड़ रही है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है एक शील्ड का काम कर रहे हैं, और वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रिडक्शन होती है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको डिफाइन करना और डेफिनेशन को याद करना बहुत जरूरी है। एंड हाउ वी विल डिफाइन इट, द रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, अब किसकी वजह से हो रही है रिडक्शन, ड्यू टू
these inner electron is called shielding effect. Okay, the shielding effect is the reduction of attraction force between nucleus and its outermost electron due to blocking of the inner electron is called shielding effect. अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट्स के ट्रेंड की। अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, नो एडिशन ऑफ शेल्स एंड पीरियड मूविंग इन द सेम शेल्स। इसकी बेटा वही बात है कि आपने पढ़ा था ना कि अगर आपके पास सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में आपने क्या पढ़ा कि थ्रू आउट जो सारा पीरियड है उसमें कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे। ठीक है, अब 2 शेल्स का क्या मतलब है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहेंगे। ये इनर शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनर शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो थ्रू आउट द पीरियड कांस्टेंट रहेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितनी भी अट्रैक्शन कम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए हम कहते हैं कि अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द वैलेंस शेल। Electrons are added in the valence shell and the shielding effect remains the same. ठीक है, अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अक्रॉस द पीरियड जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं तो कोई नया शेल नहीं ऐड होता। अगर सेकेंड पीरियड है तो 2 ही शेल्स रहेंगे थ्रू आउट द पीरियड। अगर थर्ड पीरियड है तो थ्रू आउट द पीरियड 3 ही शेल्स रहेंगे। ठीक है, तो 3 शेल्स होने की वजह से जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो जिनकी वजह से रिडक्शन ऑफ अट्रैक्शन हो रही है वो सेम रहेंगे, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसकी बात कर लेते हैं हम। आपको पता है अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग पेन टू एक्सप्लेन इट इन अ क्वाइट इजियर वे। ओके बेटा, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आप मूव करते जाएंगे तो शेल इंक्रीज करते जाएंगे। पहले एक शेल होगा एंड फिर 2 शेल्स होंगे। ये पीरियड है, 1 पीरियड में 1 शेल, 2 पीरियड में 2 शेल। जो आपके पास थर्ड पीरियड है उसके अंदर 3 शेल्स होंगे। जो आपके पास फोर्थ पीरियड है उसके अंदर 1 2 3 एंड 4 शेल्स होंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक शेल है तो कोई रिडक्शन नहीं होगी। जब सेकंड शेल है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18 एंड यहाँ पे 2 पहले होंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फिर आपका फोर्थ शेल आएगा। तो जैसे जैसे बेटा आपके पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि आखिर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। ठीक है, और दरमियान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं और उन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आखिर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो रही है। यही रीजन है कि हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। ओके, another layer of electron is added and shielding between the valence shell and nucleus increases. ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। हर शेल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नए इलेक्ट्रॉन्स भी आते जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देंगे। अब इस वीडियो में आपको शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
Moving down group 1 of the periodic table, atomic radius increases by 1 electron shell. Lithium has 2 electron shells, sodium has 3 electron shells, potassium has 4 electron shells. We know that these alkali metals can lose their lone electron in their valence or outermost shell to form an ion with a positive 1 charge. In fact, this is what happens when an alkali metal reacts with water. The ease of formation of the ion is directly proportional to the ease of losing that electron. Moving down the group, the outer shell electron becomes further from the nucleus. This decreases its attraction. Shielding is defined as the decreased electrostatic attraction between the nucleus and the outermost electrons due to the presence of additional electron shells. Shielding increases. This again decreases the attraction for the outer shell electron. Although nuclear charge increases, the atomic radius and shielding, as mentioned, outweigh this increase. So moving down the group, it is easier to lose the outer shell electron. We can think of the nucleus like a magnet. A magnet is able to hold onto an iron nail. Wrap the magnet with a sheet of cloth and it would not hold onto that nail as effectively. Wrap it with another sheet of cloth and it would be even harder for it to hold on to that nail. The same idea applies to the alkali metals. If there are more electron shells present between the nucleus and the valence electron, the attractive force of the nucleus to that electron will be weaker. So the greater the shielding, the easier it is to lose an electron to form an ion. The term ionization energy is used to describe the amount of energy required to remove an outermost electron from an atom. Increased shielding means that ionization energy is decreased. The same trend is observed moving down any group in the periodic table. Let's take the halogens as an example. Reactivity decreases moving down the halogens. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अब शील्डिंग इफेक्ट क्लियर होगा। सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा? शील्डिंग इफेक्ट रिडक्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा और दरमियान में शेल्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी। यही रीजन है शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है एंड पीरियड के अंदर सेम रहता है। पीरियड के अंदर सेम इसलिए रहता है क्योंकि पीरियड नंबर शेल्स नंबर को शो करता है और एक पीरियड के अंदर क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं हो रहे होते तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता बल्कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है? वन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लाइक एटम्स। द एवरेज size of an atom is the average distance between the nucleus of an atom and the outermost electronic shell। अब बेटा ये atomic size की आपके पास 2 definitions आ गई हैं। इन 2 को मैं one by one explain कर देती हूँ। जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट डेफिनेशन है, वो आपको क्या बता रही है कि फॉर एग्जांपल अगर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसने रिएक्ट किया है दूसरे हाइड्रोजन के साथ और जब हम इसका बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरीके से है। ये न्यूक्लियस हैं दोनों के। तो अब ये बेटा क्या बता रहा है, 1/2। आप इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाएं, ये डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस जो है d है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डिस्टेंस को नाम दें किसका, d का, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन एटॉमिक साइज आ जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है और वो क्या कहती है कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज कहते हैं।
ठीक है, आई होप आपको दोनों डेफिनेशंस क्लियर होंगी। एटॉमिक साइज को आप क्या कह सकते हैं, जब लाइक एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो आप उनके डिस्टेंस का एवरेज निकाल के भी एटॉमिक साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिंपली आप एटॉमिक साइज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है उसको आप क्या कह सकते हैं, एटॉमिक साइज कहते हैं। ठीक है, अब देखें, आपको बता रहे हैं कि आपके पास ये एटॉमिक रेडियस है, ये 2 लाइक एटम्स हैं और उनका जो है डिस्टेंस आपने देखना है और उस डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा या एटॉमिक साइज आ जाएगा। अब हमने ट्रेंड्स पढ़ने, एटॉमिक साइज कहाँ पे इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज कहाँ पे डिक्रीज होता है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप? क्योंकि आपको पता है कि आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स, पहले में 1 शेल्स होंगे, फिर आपके पास 2 शेल्स होंगे, फिर आपके पास 3 शेल्स होंगे, फिर आपके पास 4 शेल्स होंगे। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और आप कह सकते हैं कि इस तरीके से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ये मैंने किसकी बात की है, डाउन द ग्रुप की बात की है। ठीक है, अभी बात नहीं कर रही मैं पीरियड की, वो भी अभी हम आगे करते हैं। अक्रॉस द पीरियड जो है ये डिक्रीज होता है। क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसकी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रीजन है। एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस and the electron in the valence shell increase, the nucleus exert a greater pull on all the electrons. For example, मैं फर्स्ट पीरियड की आपको एग्जांपल देती हूँ कि फर्स्ट पीरियड में पहले हाइड्रोजन आता है एंड फिर क्या आता है, हीलियम आता है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये दरमियान, ठीक है। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये मैं पीरियड की बात कर रही होती हूँ, ठीक है, फर्स्ट पीरियड की बात कर रही हूँ। अब गौर करने की बात ये है कि हमने कहा कि जब इधर मूव करेंगे ना अलोंग द पीरियड तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसकी ये रीजन है कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन में देखें तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक ही प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि आप हीलियम को देखें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, शेल तो वही है ना, सेम एक ही शेल है दोनों में, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर लेगा और ये जो डिस्टेंस होगा, रेडियस जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आप सेकेंड पीरियड की बात करें जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, बेरिलियम आता है और इधर से सेकेंड पीरियड में आप कार्बन की बात कर लें। बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 3 प्रोटॉन्स होते हैं, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सेकेंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जो है क्योंकि ये 6 ग्रुप का मेंबर है, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं एंड सेकेंड शेल के अंदर 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप देखें इस बेरिलियम और कार्बन को हम जब इसका कंपैरिजन करते हैं एटॉमिक साइजेस का तो क्या होगा कि क्या 3 प्रोटॉन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन से पुल करेंगे या 6 प्रोटॉन्स? ऑब्वियसली 6 प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन होगी वो 3 प्रोटॉन की निस्बत बहुत ज्यादा होगी। अट्रैक्शन का मतलब है रेडियस आपका कम हो जाएगा और इनका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस का क्या मतलब है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस। ठीक है,
तो आपके पास जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना कम डिस्टेंस होगा और उतना ही कम एटॉमिक रेडियस होगा। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। एक दफ़ा मैं रिवाइज करा देती हूँ कि पीरियड की जब आप बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और इसकी क्या रीज़न है? जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहे होते हैं। जैसे अभी आपने न्यूक्लियर चार्ज में पढ़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का पुल जो है या अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और जब अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके सामने जो है ट्रेंड्स आ रहे हैं। डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड जब आप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। अब आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। Change in predictable ways throughout the periodic table. Let's take a look at group trends first. As you travel down a group, you are adding electrons to energy levels that are farther away from the nucleus. All elements in group 1 have one valence electron, but different electron configurations based on their period. Hydrogen is in the first period, which means it has one electron shell. Its atomic number is 1, which means a neutral atom of hydrogen has one electron. Lithium is in period 2, which means it has 2 electron shells. Its atomic number is 3, so a neutral lithium ions configuration looks like this. Sodium has 3 electron shells. Its atomic number is 11, so a neutral atom has 11 electrons. As you continue down the group, the atomic radius continues to increase due to the increase in electron shells. Now let's examine trends across periods. As you are traveling across a period from left to right, the atomic radius decreases due to the effective nuclear charge and electron shielding. We're going to compare lithium and beryllium to gain a better understanding of how these processes affect atomic radius. Lithium has an atomic number of 3. This means a neutral atom of lithium will have 3 protons and 3 electrons. There are 2 electrons in the inner shell and 1 in the outer shell. The positively charged protons pull in the negatively charged electrons. At the same time, the inner shell electrons repel the outer shell electrons because they have the same charge. This is called electron shielding. When we move from lithium to beryllium, we gain 1 proton and 1 electron. It's important to note that outer shell electrons do not shield the other electrons. That means that beryllium has the same number of electrons shielding as lithium does. However, beryllium does have a higher effective nuclear charge because of that additional proton. This increased positive charge in the nucleus causes electrons to be pulled in more strongly, resulting in a smaller atomic radius. So as you continue to travel across the period, the atomic radius continues to decrease. As you can see from the examples provided, the atomic radii change in predictable ways throughout the periodic table. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। आपने बात कर ली इस वीडियो में, आपका एटॉमिक रेडियस का जो है टॉपिक रिवाइज हो गया। आपने डाउन द ग्रुप ट्रेंड भी देख लिए, अलोंग द पीरियड भी देख लिए। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसकी 2 रीज़न है, एक तो ये कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है और दूसरा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होती है और न्यूक्लियस उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। आप लोगों का होमवर्क आज के टॉपिक से रिलेटेड है कि आपने 3.5 एंड 3.6 असेसमेंट्स करनी है अपनी नोटबुक पे।
I'm holding this slide for a while so you may note your homework. Thank you so much, Bache. Your queries are welcomed. See you in the next lesson. Allah Hafiz.